वेलकम आवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस फिजिक्स को हम पार्ट बाय पार्ट बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ही स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर के डीप में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी हमें अपनी क्लास 10th में जाना होगा। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी नाम से एक चैप्टर पढ़ा है, तो पहले हम उसके बेसिक्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आपको उसके बेसिक क्लियर हैं तभी हमें इस फील्ड में आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो स्टडी के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है चार्ज। तो ये चार्ज की स्टडी हमने 10th में भी की हुई है, लेकिन हम इस चार्ज को यहाँ थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चार्ज का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यही बेस है, यही आपकी फिजिक्स जो 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है या पूरा इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम चार्ज के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चार्ज 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि हर मटेरियल में, हर मैटर में एक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड होती है, जैसे हम चार्ज बोलते हैं। लेकिन आखिर ये चार्ज क्या है, तो थोड़ा सा हम बेसिक में जाते हैं। तो जैसे हमने बहुत सारे बचपन में खेल किए थे कि आप बालों से बलून को रब करते थे, उसको दीवार पर चिपका देते थे, या फिर उसी बालों में आपने हेयर कॉम को यानी कंघी को रब किया और उससे कागज़ के टुकड़ों को आपने अट्रैक्ट किया। ये सब बचपन में बड़ा जादू सा लगता था। ये इस जादू के पीछे असली राज क्या है, तो वो हमें जानकारी मिलती है इस चार्ज से। ओके, तो चार्ज किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण, समझिएगा इसको ध्यान से, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई मटेरियल या मैटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को फील भी करता है। ओके, चार्ज की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको इस प्रॉपर्टी के बेस पे समझा जा सकता है। अब देखा जाए कि चार्ज ये आया कहाँ से या चार्ज के बारे में हमें पता कहाँ से चला, तो आपने 11th में एक लॉ पढ़ लिया था जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करिए, आपने यहाँ इस फोर्स के बारे में एक स्टडी की थी कि अगर दो मास पार्टिकल m1 m2 किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है K, ओके, m1 m2 बाय r²। ठीक, तो हमारे लिए चार्ज भी कुछ ऐसे ही तरीके से ढूंढ के मिलेगा। तो चार्ज की स्टडी के लिए किसी भी मटेरियल में चार्ज आता कहाँ है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट पर किसी भी मटेरियल के, और वो कहलाता है एटम। ओके, तो किसी भी मैटर का सबसे फंडामेंटल पार्ट एटम होता है, और उस एटम का स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए। तो उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रिंग्स टाइप का पैटर्न होता है, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ओके, तो ये हमारा एक एटम के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या कि हमें पता चला कि सारे मटेरियल, पूरी दुनिया में जो भी मटेरियल बने हुए हैं वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हुए हैं। अब वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप जब से साइंस पढ़ रहे हैं, 10th में इसका बहुत नाम सुना होगा। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम प्रोटॉन, इसको p लिख देते हैं। ठीक है, और तीसरा कहलाता है न्यूट्रॉन, इसको हम स्मॉल n लिखते हैं। 3 फंडामेंटल एंटिटीज पूरी दुनिया को बना रही हैं। ये हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। एटम के अंदर ये 3 होने हैं। एटम किसी भी मटेरियल का हो, चाहे मेटल का हो, चाहे वुड का हो, किसी भी मटेरियल का हो, कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, कोई पेड़ का टुकड़ा है, कुछ भी है, लेकिन ये तीनों उसके एटम में होंगे, यानी ये सबके बेस हैं। ओके, तो किसी भी न्यूक्लियस में ये तीनों रहेंगे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि जो न्यूक्लियस पार्ट है ये हमारा, इसमें 2 एलिमेंट्री पार्टिकल मिल जाएंगे, प्लस साइन से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया वो हमारे प्रोटॉन है, और एलिमेंट्री दूसरा पार्टिकल है वो हमारा न्यूट्रॉन है। अब बारी आती है
कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉन ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनकी पोजीशन यहाँ रहेगी। ये केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके डीप में हमें नहीं जाना। हमें यहाँ बेसिकली समझना है कि ये चार्ज क्यों आते हैं किसी भी मटेरियल पर। ओके, तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो हमारे न्यूक्लियस के में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस में ही क्यों, क्योंकि ये इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से सबसे हैवी ये है। ओके, ये सबसे हैवी है और इलेक्ट्रॉन इससे बहुत हल्का होता है, ये 10th में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये हैवी है कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से लगभग 2000 टाइम्स हल्का होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं मोटे तौर पर कि एक प्रोटॉन आपका 2000 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इतना मास वाइज, याद रखिए मास वाइज, तो इतना मास दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का क्यों बना है, तो ये बना है ड्यू टू इनके बीच बॉन्डिंग एनर्जी के कारण। इनके बीच एक न्यूक्लियस बॉन्डिंग एनर्जी जनरेट हो रही है। और होता क्या है, अगर आप इस बॉन्डिंग एनर्जी को समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझिए, आपने एक धागे में पत्थर को बांध के उसको घुमाना शुरू किया। आप जानते हैं जितना उसको तेजी से घुमाएंगे वो पत्थर उससे दूर खिंचेगा और धागे में एक टेंशन क्रिएट होगा, यानी उनके बीच एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। ओके, कुछ ऐसे ही खेल यहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, न्यूक्लियस उसको खींच के अपने पास लाना चाहता है और इन दोनों के बीच ये बैलेंसिंग फोर्स बना रहता है, तो इनकी पोजीशन फिक्स है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके नियर है, ये यहीं घूमता रहेगा। सोचिए अगर धागा हमारा और लंबा हो जाए तो ये इतना एक सर्कल बनाएगा, एक और लंबा धागा बना देते हैं, यानी जितना लंबा स्ट्रिंग दे रहे हैं हम उतनी ज़्यादा इसकी स्पेस मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जितना ज़्यादा हम नज़दीक होंगे इनके बीच का बॉन्ड जो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनर साइड का जो फोर्स है वो आउटर से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, या यूँ कहें कि इनर बॉन्ड जो होगा वो आउटर बॉन्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आउटर वाले की सबसे कम। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बॉन्ड एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बांधे हुए है। इसको हम प्रैक्टिकली या हमारी डेली लाइफ में ऐसे कहें, सपोज आपको कहीं यहाँ से दूर जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से किसी अच्छी सिटी घूमने जाना है और किसी दूसरे देश जाना है। अब जितना दूर हम जाने की सोचते हैं हमें उतने ही मनी की ज़रूरत होगी, उतना पैसा चाहिए जाने के लिए। ये जो पैसा है ये हमारे लिए एनर्जी होगी। अब आपके पास, आपको तो जाना है, चलिए अमेरिका जाना है आपको, और आपके पास उसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास तो है 10,000। आप कितना भी चाह लेंगे अमेरिका नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपके पास 10,000 हैं, 1 लाख की ज़रूरत है, ये एनर्जी आपके पास है नहीं। इन केस आपको कहीं से ये एनर्जी मिल जाती है, आपको कहीं से मान लीजिए 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, फिर आप यहाँ नहीं रुकने वाले, आप तुरंत वहाँ चले जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जितना नज़दीक है उसके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है, उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ से भागने के लिए, और जो जितना दूर है उसको वहाँ से भागने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मीन्स अगर आपको किसी आसपास की सिटी जाना है तो आपको वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, आपके पास अभी मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 और मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। 10,000 मिलना आसान है, किसके कंपेयर में? 1 या 2 लाख रुपए के कंपेयर। तो कुछ वही केस हुआ। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी तरीके से यहाँ हम एनर्जी दे देते हैं, जैसे ही एनर्जी मिलेगी ये अपनी इस पोजीशन को छोड़ के भाग जाएगा, और यही है मेन कॉज किसी भी मटेरियल में चार्ज इंड्यूस्ड होने का। यानी कि चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होगा, हम इस एटम को कैसे भी एनर्जी देंगे। अब कैसे भी एनर्जी नहीं होता, एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए बिल्कुल बेसिक फ्रिक्शन से। अब देखिए चार्ज कहाँ कहाँ जनरेट होता है,
तो जब हम दो मटेरियल को एक दूसरे पर रब करते हैं, हमने ग्लास रॉड को ऊन के फर से, ठीक है, या सिल्क से रब किया, हमने उस पर रगड़ा, और जैसे ही हमने उसको रब किया उनकी सरफेस के बीच फ्रिक्शन आया। समझिए, फ्रिक्शन अगर आता है, ये हमारी दो सरफेस हो गई और इनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी इस सरफेस को मिलेगी। अब समझिएगा आप, जैसे यहाँ हीट एनर्जी मिली तो जो सबसे कमज़ोर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जिस इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है, उसने वो हीट एनर्जी गेन की और वो हीट एनर्जी गेन करके यहाँ से सरफेस को छोड़ देगा। तो यहाँ यही होगा, अगर हमने एनर्जी दे दी किसी सरफेस को, इस सरफेस को मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसे एनर्जी मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाहर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर होगा तो कहीं ना कहीं ये जाएगा, सपोज इस वाले मटेरियल पर आ जाता है, तो होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे उस पर भी चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होंगे उस पर भी एक चार्ज की वैल्यू आएगी, और यही है चार्ज जनरेट होना। और इसी से हम कहते हैं कि कोई मटेरियल, कोई पार्टिकल चार्ज्ड हो गया। चार्ज्ड होने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी होगी। हमने उसे एनर्जी दी तो आउटर मोस्ट सर्किल का जो इलेक्ट्रॉन होगा लूजली पेयर्ड होगा, जिसको कम एनर्जी चाहिए होगी, वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके सरफेस को छोड़ देगा। और अगर उसने सरफेस छोड़ दी तो वो एक डोनर बन जाएगा, और जिसने उस आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वो एक्सेप्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एक चार्ज को हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसको अगर हम कहें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन, फिर से मैं बना देता हूँ, यहाँ हमारे पास दो बॉल्स हैं ए और बी, यहाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस माइनस, हर मटेरियल हर एटम में ये प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। और बाय फ्रिक्शन यहाँ जैसे ही एनर्जी हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके गया, तो यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हम +1 लिखेंगे। जिसने दिया वो ऊंचा माना जाता है, और जिसने इसको गेन किया इस पर -1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम आ जाते हैं, और यही हमारी एक पहली प्रॉपर्टी बन जाती है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द मेन कॉज ऑफ पॉजिटिवनेस या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, सो एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल इज द मेन कॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज नेचर। ठीक है, तो ये हमारे दो टर्म यहाँ डिसाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यही है। तभी हम अपने एग्जाम्पल पर जाएं। आपने सिर से, आपने अपने बालों से बलून को रब किया, फ्रिक्शन क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, और वह इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होके चार्ज बना दिया। ठीक है, अब ये फिर से हम उसी एग्जाम्पल की बात करें कि आखिर वो दीवार पर बलून चिपक कैसे जाता है। उसके लिए हम एक नई प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप जब स्टडी करेंगे उसमें हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और ये प्रॉपर्टी आपकी 12th के इस चैप्टर का सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ तक के सेक्शन को सिर्फ हमें समझना है, ना तो इस पर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये वो बेस है, ये वो फंडामेंटल है जिससे पूरा चैप्टर बनता है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो हम इसको नेक्स्ट में थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे। चार्ज जनरेशन इस पार्ट में आपको समझना था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। और यहाँ से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन ये 10th लेवल का ही टॉपिक था। बहुत से लोगों को ये पता होगा, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कराना जरूरी था। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।